जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स। आज मैं लाइट यानी प्रकाश की चर्चा करने जा रहा हूँ। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच स्टिमुलेट्स आवर सेंस ऑफ साइट। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी दृष्टि तंत्र को उत्तेजित करता है और वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, अर्थात मदद करता है देखने में हमको, यानी हम देख पाते हैं पूरे संसार को तो इस प्रकाश की मदद से ही। इसके अलावा भी प्रकाश के बहुत सारे काम हैं। प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है जो जैव ऊर्जा का निर्माण भी करने में मदद करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक है और उससे हमारा खाद्य ऊर्जा का निर्माण होता है जो सभी जंतु उपभोग करके इस दुनिया पर वास करते हैं। साथ ही साथ अन्य प्राकृतिक घटनाएं भी बहुत सारे हैं प्रकाश पर आधारित। तो आइए हम लोग प्रकाश के बारे में देखते हैं। तो अगर प्रकाश के बारे में हम लोग देखने चले तो इसको कई सब टॉपिक में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं, फिर परिभाषा के बाद हम लोग अगर यह देखें कि यह प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारियाँ जो है, जैसे उसका गति यानी चाल, किस प्रकार का तरंग है, उसके किरण के समूह को क्या कहते हैं इत्यादि बातों को फिर देखेंगे। फिर हम लोग यह देखेंगे कि प्रकाश कितने प्रकार का होता है, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी प्रकाश और रक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड लाइट, ये सब के बारे में देखेंगे और इनकी विशेषताओं को भी देखेंगे। फिर इनका अध्ययन का विषय क्या है। अध्ययन के विषय कहने का तात्पर्य होता है कि प्रकाश हम लोग जिस शास्त्र में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, यानी प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के आते हैं, इन सारी बातों का भी अध्ययन करेंगे। साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाश से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, जैसे पार्टिकल थ्योरी, फिर हमारा वेव थ्योरी आया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आया, इत्यादि बातों को भी हम लोग देखेंगे। और फिर अंत में हम लोग यह देखेंगे कि प्रकाश पर आधारित प्रमुख घटनाएं यानी परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन इत्यादि क्या है और इस पर कौन कौन सी हमारे व्यवहारिक रूप में घटनाएं घटती है जिसको हम आप देखते हैं और अपने दैनिक जीवन में हम लोग कहीं ना कहीं अनुभव किए हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे, प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा की अगर बात करें तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि तंत्र को यानी देखने के लिए हमारे शरीर में जो भी आँख में दृष्टि अंग लगे हैं कुदरत ने दिए हैं उसको उत्तेजित करके प्रतिबिंब बनाकर हमको देखने में वस्तु को मदद करता है। तो ये प्रकाश का बेसिक बात हो गया, बेसिक परिभाषाएं होंगी। अब अगर आते हैं तो कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, अगर हम ये बात करें तो प्रकाश जो है और यांत्रिक तरंग है। फिर दूसरा नाम इसको भी कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर आप कहीं पर ये भी लिखे हुए देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। तो अगर हम प्रकाश के बारे में हम बात करें तो तीन बातें यहाँ से आई। एक है कि अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, इसको हम लोग कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। दूसरा हमने बोला आपको कि विद्युत, ठीक है ना, चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। और तीसरा मैंने बात किया अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। अगर हम ये तीनों की अगर हम बात करें सॉरी आप देखते हैं परीक्षा में तो आप कंफ्यूज करेंगे कि ये प्रकाश इसमें से तीनों में से है आखिर किस प्रकार का। तो प्रकाश इस तीनों में से तीनों प्रकार का है, ठीक है ना। इसका तात्पर्य क्या है तो समझिए। अयांत्रिक का मतलब होता है जो निर्वात में चले, ठीक है ना, ऐसा तरंग जो निर्वात में संचरण करे, प्रोपगेट करे यानी चले, तो हम लोग उसको अयांत्रिक तरंग कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, बिकॉज चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है। माध्यम का मतलब क्या होता है जरा गौर से समझेंगे। एक शब्द आएगा आपको फिजिक्स में, माध्यम, जिसको अंग्रेजी में मीडियम कहते हैं।
अक्सर बच्चा इस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि ये माध्यम किसको कहते हैं। इस माध्यम का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस, यानी किसी पदार्थ की उपस्थिति, यानी कोई ना कोई पदार्थ की अवस्था जरूर होना चाहिए, तो हम उसको माध्यम कहेंगे, ठीक है ना। और जहाँ पर ये कुछ भी नहीं है उसको हम लोग निर्वात करते हैं। जैसे अंतरिक्ष स्पेस में ये सब नहीं है तो वहाँ हम निर्वात करते हैं, यानी यह तीनों नहीं हो तो उसको निर्वात करते हैं। तो अयांत्रिक तरंग जो है वह हमारा वह तरंग होता है जो क्या है, निर्वात में संचरण करता है यानी गति करता है। तो ध्वनि जो तरंग है वह अयांत्रिक नहीं है, वह यांत्रिक तरंग है, यानी उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ये जब भी चलेगा तो वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कोई एक माध्यम होना चाहिए, और चंद्रमा पर नहीं है यह माध्यम, इसलिए ध्वनि सुनाई वहाँ पर नहीं देती है। जबकि प्रकाश की अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग है, नॉन मैकेनिकल वेव है, यानी यह निर्वात में चलेगा। इसीलिए प्रकाश जो है सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके बहुत सारे निर्वात जगह को पार करके भी हमारे धरती तक पहुंचती है। तो आपने देखा कि क्या है, प्रकाश एक प्रकार का अयांत्रिक तरंग है। आप अयांत्रिक तरंग को समझ गए होंगे। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। पदार्थ जो है विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। मैक्सवेल साहब ने इसके बारे में बहुत से सिद्धांत दिए थे, उसको हम लोग सिद्धांत वाले टॉपिक में हम लोग इसी का खंड जो पढ़ेंगे सिद्धांत टॉपिक, उसमें हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अगर तो यानी प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये याद रखेंगे। फिर अनुप्रस्थ तरंग है, तो फिर ये अनुप्रस्थ का क्या मतलब होता है, तो देखिए तरंग दो प्रकार का होता है। तरंग की संचरण की प्रकृति, यानी तरंग आगे बढ़ता है उसकी नेचर कैसी होती है, यानी कोई तरंग दो प्रकार से आगे बढ़ता है। एक होता है अनुप्रस्थ, ठीक है ना, अनुप्रस्थ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है ना, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य। अब ये दोनों में भी दो दो बातें शामिल होती है। अगर कोई अनुप्रस्थ तरंग है तो वह चलेगा श्रृंग, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रेस्ट, और दूसरा इसका टॉपिक हो जाएगा गर्त यानी ट्रफ, ठीक है ना। ये दो बात आप ध्यान रखेंगे। अगर इसमें बात करें तो अनुदैर्ध्य में भी एक हो जाएगा संपीड़न और एक हो जाएगा विरलन, रेयर। अब ये हम लोग इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, इस गर्त क्या है ये क्या है। हम अगर एक तरंग स्रोत ले ले और यहाँ से एक तरंग ले के आगे की तरफ बढ़ रहा है, और फिर एक तरंग ले यहाँ पर भी एक ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये तरंग की दिशा है, ठीक है ना, ये आगे की तरफ तरंग की दिशा है। अब यहाँ पर एक तरंग लेते हैं जो इस तरह से चल रहा है। आप इस तरह की आकृतियाँ देखे होंगे, आप इसको समझ नहीं पाते होंगे, तो इसका क्या मतलब है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। यह क्या करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग को ग्राफ के मेथड से बताने का एक तरीका है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे वो बढ़ता रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आप देख रहे हैं कि यह ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि माध्यम के कण जो है कंपित हो रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तरंग जब आगे बढ़ते हैं तो माध्यम के कणों को कंपित करते हैं, दोलित करते हैं। तो ये माध्यम का कण जो है ऊपर और नीचे की तरफ हो रहा है, यानी तरंग की दिशा इस तरह है सॉरी आगे की तरफ है, और माध्यम के कण ऊपर अथवा नीचे है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कण जो है वो क्या कर रहा है, लंबवत कंपन कर रहा है। तो अगर माध्यम का कण तरंग के संचरण की दिशा की लंबवत, यानी तरंग आगे की तरफ चल रहा है, कंपन ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है ना। तो माध्यम के कण अगर ऊपर नीचे यानी श्रृंग और गर्त बनाते हुए चले और इस तरह से आगे बढ़े तो इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है संपीड़न और विरलन। अब इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक आज का नहीं है, ये तरंग सेक्टर में हम लोग बात करेंगे।
अब आते हैं कि ये प्रकाश क्या अनुप्रस्थ है। तो प्रकाश तरंग के चलने की जो प्रकृति है, नेचर है, वो अनुप्रस्थ है। क्यों अनुप्रस्थ है? कि यह माध्यम के कण जो है इसमें ये क्या करते हैं, लंबवत तरंग की दिशा के कंपन करते हैं। इसलिए प्रकाश की तरंग की गति की संचरण की दिशा की कैसी है, अनुप्रस्थ है। तो आप अनुप्रस्थ को भी समझ गए होंगे आई होप, और आपने ये भी समझ गया होगा कि यह अनुप्रस्थ शब्द हम क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रकाश के साथ, इलेक्ट्रोमोटिव या मैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, और आपने ये भी समझ गया होगा कि अयांत्रिक तरंग इसको क्यों कहते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में अगर ये तीनों शब्द देकर आपको उलझाने की कोशिश करें तो आप नहीं उलझेंगे। ये हमारी बात प्रकाश की तरंग से संबंधित हो गई। अब आते हैं प्रकाश की बीमा की बात करते हैं। इसके डायमेंशन कितने होते हैं? तो इसके डायमेंशन 3 हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके डायमेंशन कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है तीव्रता, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी, और दूसरा हो जाता है इसका आवृत्ति, अथवा आप कह सकते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का अर्थ होता है वेवलेंथ, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वेवलेंथ। और तीसरा जो होता है इसका वो ध्रुवीकरण होता है, ध्रुवीकरण। तीसरा क्या होता है? ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। तो यहाँ पर 3 बीमा में से 2 बीमा को आप पढ़ लेते हैं, पहले देख लेते हैं। ये तीव्रता क्या होती है? तीव्रता का संबंध होता है चमक से, ठीक है ना। प्रकाश की चमक, अगर तीव्रता ज़्यादा है तो प्रकाश की चमक आपकी आंखों पर ज़्यादा होगी, तीव्रता कम है तो प्रकाश की चमक आपकी आंखों पर कम होगी। तो तीव्रता का संबंध चमक से होता है। आप एक शब्द पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता आपने देखा होगा मात्रक क्षेत्र में, ठीक है ना। 9th क्लास का आपने फिजिक्स अगर पढ़ा होगा तो देखे होंगे एसआई मात्रक में ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है दोस्तों? कैंडेला। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला। और ये ज्योति तीव्रता क्या चीज की है? तो ये प्रकाश की ही चमक है, प्रकाश की चमक। ज्योति तीव्रता हम क्या कहेंगे? प्रकाश की चमक को ही हम लोग ज्योति तीव्रता कहते हैं। अब ये मात्रक हो गया है, ये कैंडेला आपका। यहाँ पर एक कंपटीशन का सवाल यह भी बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि ये फिर ज्योति तीव्रता को यानी प्रकाश की तीव्रता को मापते किस यंत्र से है? तो उसको हम लोग मापते हैं फोटोमीटर से, ठीक है ना। आप याद रखेंगे ज्योति तीव्रता को यानी प्रकाश की तीव्रता को इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय फोटोमीटर, यानी फोटोमीटर की मदद से हम लोग प्रकाश की तीव्रता को, ज्योति तीव्रता को मापते हैं। और उसकी इकाई जो है, यूनिट है, मात्रक है, वो कैंडेला है। आपने इस बात को समझ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ आवृत्ति और अथवा तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। अक्सर आप कभी कभी ये सुने होंगे या एग्जाम में आपने कभी ये क्वेश्चन पाया होगा कि प्रकाश का रंग किस बात पर निर्भर करता है। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द वेवलेंथ ऑफ दैट रेज। प्रकाश की उस किरण की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य के आधार पर प्रकाश के रंग निर्धारित होते हैं। आपने देखा होगा कि एक प्रिज्म बनती है और इस प्रिज्म में वर्ग विक्षेपण की क्रिया से 7 रंग का निर्माण होता है। उस 7 रंग को दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजुअल रे कहते हैं। इसको हम लोग वर्ग विक्षेपण वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और इस पर आप देखेंगे तो ये आप पाएंगे कि ऊपर वाला रेड कलर का मिलता है, उसका तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम, और वो नीचे यानी वायलेट जो मिलता है उसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम के पास होता है। यानी 7 रंग का अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है। तो दोस्तों आपसे अगर एग्जाम में यह पूछे कि तरंग दैर्घ्य पर ही प्रकाश का रंग निर्भर करता है तो एस, प्रकाश का रंग जो है वो तरंग दैर्घ्य पर ही निर्भर करता है।
यानी अलग अलग तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की किरणों के रंग अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया हूँ मैं, अंगस्ट्रम। आपको पूछे कि अंगस्ट्रम क्या है, तो यह है एक्चुअली लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है, मीटर का बहुत छोटा मात्रक है, यानी 10 के पावर -10 मीटर बराबर एक अंगस्ट्रम होता है। कहने का मतलब है 1/1 पर 10 जीरो रखिए, और ये जो 1 को 1 पर 10 जीरो रखकर बाद 0.00 बहुत कम जो संख्या प्राप्त होगी उसी को हम लोग एक अंगस्ट्रम कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए इसको नापा जाता है अंगस्ट्रम में। तो आप देखेंगे कि प्रकाश का रंग जो होता है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर अब ये हम बात करें कि ये प्रकाश का तरंग क्या है, किस प्रकार का, ये सब बात देखने के बाद अगर यह बात करें कि इस प्रकाश को हम प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं, यानी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये सोर्स ऑफ लाइट का हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हम बांट सकते हैं नेचुरल और एक बांट सकते हैं मैन मेड, ठीक है ना। यानी सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश जो है वह है किस रूप में हम बांट सकते हैं इसको, यानी स्रोत कहाँ से, स्रोत का मतलब होता है जहाँ से हम प्रकाश पाते हैं। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो अगर जैसे हम देख ले सन, स्टार, ठीक है ना, जितने भी सन है या स्टार है यानी सूर्य हमारा हो या तारा अन्य सूर्य की तरह है, सभी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। आप देखते हैं कि करोड़ों डिग्री सेल्सियस करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य हैं और वो प्रकाश हमको देते हैं। तो धरती पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत जो है वो सोलर रेडिएशन है, सूर्य के द्वारा उत्पादित उत्सर्जित पदार्थ प्रकाश है। अगर हम मानव निर्मित में हम बात करें तो ये मैं ट्यूबलाइट जो जलाया हूँ, तो ये आपका ट्यूबलाइट, ठीक है ना, ये ट्यूबलाइट, उसके अलावा बल्ब आप जलाते हैं, उसके अलावा लैंप यानी लालटेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो इंसानों ने वैज्ञानिक तकनीकों के आधार पर बनाया और क्या करता है कि प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, प्रकाश के मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम स्रोत है। तो प्रकाश के स्रोत भी हमारे दो तरह के हो जाएंगे, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक जो सूर्य, एक कृत्रिम जिसको हम लोग कह सकते हैं मानव निर्मित यानी इंसानों द्वारा बनाई गई। अब इसके बाद अगर हम लोग एक और टर्म की अगर प्रकाश के बारे में बेसिक जानकारी देखने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ किस प्रकार का होता है, यानी प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। हमारा स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा होती है। प्रकाश के संचरण की गति दिशा जो होती है हमेशा सीधी होती है, यानी हम कह सकते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ समझता है लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी यहाँ से प्रकाश अगर इस तरह के आगे बढ़ा तो ये हमेशा इसी तरह के बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर घूम घाम कर बढ़ता, तो मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ यहाँ पर नेचुरल लाइट नहीं आती है, तो अगर ये प्रकाश घूम कर आता तो बाहर जो आपके सूर्य के प्रकाश है की किरणें हैं वो घूम कर यहाँ किसी तरह से रूम में आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, एक वस्तु ऑब्जेक्ट ले लेंगे और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे और ये टेबल पर तीनों को अरेंज कर लीजिए और यहाँ पर एक कैंडल जला दीजिए, ठीक है ना। आप एक कैंडल जला दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर एक पतला होल कर दीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पर भी एक पतला होल कर दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये प्रकाश जाता हुआ दिखेगा। अगर ये होल दोनों सीधे एक सीधे में है तो
अगर इसको ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए, अगर एक सीध में ये नहीं है तो ये इस पर प्रकाश जाता हुआ नहीं दिखेगा। कहने का मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है, यह बात ध्यान रखेंगे। अब सवाल है तो क्या इसके दिशा को नहीं बदला जा सकता है? क्या ये हमेशा एक ही दिशा में रहेगी? तो दोस्तों दिशा बदली जाती है, लेकिन स्वतः नहीं। इसके रास्ते में परावर्तक अथवा अपवर्तक सतह को रख देंगे तब दिशा बदल जाएगी। परावर्तक सतह का मतलब होता है जो किरणों को लौटा देती है, अपवर्तक सतह का मतलब होता है दूसरी तरफ पार कर देती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर ले लेते हैं, ठीक है ना, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण ले लेते हैं और यहाँ पर एक प्रकाश की किरण इधर से आपतित कर देते हैं, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होगी, लेकिन इधर पार नहीं करेगी, ये इधर पार कर जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा। दोस्तों इसको आगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन में ठीक से पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक प्रकाश के बारे में देख रहे हैं। तो प्रकाश की किरण इधर से आई और इधर आई, इसका तो दिशा ये था, लेकिन ये सीधा नहीं गई, इधर गई ड्यू टू ये रिफ्लेक्टर, ये प्लेन मिरर की वजह से, यानी ये समतल दर्पण इसकी दिशा को बदल दिए हैं। तो इसकी दिशा को बदलने का काम सिर्फ समतल दर्पण कर सकते हैं, सिर्फ समतल दर्पण एक कोई दर्पण कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं कि हमारा एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, उत्तल दर्पण लेंस इसको कहते हैं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण अगर जाती है तो ये प्रकाश की किरण इस तरह से मुड़ जाएगी, इसका जाने का रास्ता सीधा ये है, लेकिन प्रकाश की किरण बेंड कर जाएगी, झुक जाएगी, नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये प्रकाश की किरण जो है यह एक रास्ते से ऊपर गुजर रही है, जो एक पारदर्शी रास्ता है, लेंस है, और इसकी एक क्षमता है कि उसको मोड़ सकती है। तो प्रकाश की किरण को अगर हम लोग देखें तो ये हमेशा सीधी रेखा में चलती है, और कोई परावर्तक या अपवर्तक सतह अगर रख दें तो इसकी दिशा बदल सकती है। आप इन्हें इस चीज़ को देखा और समझा। अब इससे आगे हम लोग अगर एक शब्द की अगर हम लोग बात करें, मैंने एक टर्म में बात किया था कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है तो हमारी आंखों पे पड़ती है, और फिर ये जाकर ये किसी वस्तु से टकराती है, किसी वस्तु से टकराकर भी आई हुई प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ती है और हमारे आंखों पर प्रतिबिंब बनाती है। तो वस्तु से टकराकर आई हुई जो प्रकाश की किरणें हमारे आंखों पर प्रतिबिंब बनाती है, तो हमारे आंख पर कितने सेकंड तक प्रतिबिंब रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। आप ध्यान रखेंगे, 1/10 सेकंड, सेकंड का 10वां भाग तक एक प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर वो रहता है अस्थायी तौर पर, और अगर 1/10 सेकंड के कम अंतराल पर दूसरा प्रतिबिंब आ जाएगा तो उसको वह नहीं देख पाएगा। उदाहरण के तौर पर आप पंखा लगाए हुए हैं, तो आप धीरे धीरे पंखा को चला रहे हैं तो आप उसकी ब्लेड के कलर को आप देख पाते हैं। जब पंखा बहुत तेज चलने लगती है तो आप उसको फिर कलर को नहीं देख पाते हैं। ये न्यूटन का वर्ण चक्र है, इसके बारे में हम भी आगे बात करेंगे। लेकिन वो क्यों नहीं देख पाते हैं? वजह है कि एक प्रतिबिंब 1/10 सेकंड तक हमारे मानव में पड़ा, तब तक वो दूसरा आ गया क्योंकि स्पीड उसकी ज़्यादा है, तो इसलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो फिर ये 1/10 सेकंड के समय को क्या कहते हैं? इस समय को फिजिक्स में क्या कहा गया है साइंस में? तो इसको कहा गया है परसिस्टेंस ऑफ साइट, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे दृष्टि निर्बंधता, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि निर्बंधता, ठीक है ना। परसिस्टेंस ऑफ साइट, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, यानी कान के लिए भी अगर हम बात करें तो एक ध्वनि कान पर भी 1/10 सेकंड तक ही रहती है, यानी क्या कहें, श्रवण निर्बंधता की भी अगर हम बात करें, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की भी बात करें तो वो 1/10 सेकेंड ही होती है। तो ये बातें आपने समझ लिया प्रकाश के। अभी हम लोग प्रकाश के बारे में बेसिक बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा और है इसके बारे में, तो और हम लोग इसके बाद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश की किरण को कैसे हम परिभाषित करेंगे। आइए तो इसको हम